गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारतीय संविधान, जिसकी आज है 12वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध या सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो केंद्र राज्य संबंध या सेंटर स्टेट रिलेशन से आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंध को 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। तो इसमें पहला भाग हो गया लेजिस्लेटिव रिलेशन या जिसे विधायी संबंध कहते हैं। दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या प्रशासनिक संबंध। और तीसरा हो गया फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसे 3 श्रेणियों या भागों में बांटा गया है। पहला हो गया लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध, दूसरा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या प्रशासनिक संबंध, और तीसरा हो गया फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहले आइए देखते हैं विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, जो कि केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। तो केंद्र और राज्य के मध्य में दोस्तों जो विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन है उसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक। तो सबसे पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी या लेजिस्लेटिव संबंध या रिलेशन होते हैं उसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 में और अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। फिर दूसरी बात दोस्तों आप लोग विधायी संबंध से ध्यान में रखिएगा कि विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन जो दोस्तों बताया गया है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, उसे 3 सूचियों के माध्यम से बताया गया है, जिसमें पहली सूची है संघ सूची, दूसरी हो गई दोस्तों राज्य सूची और तीसरी हो गई समवर्ती सूची। तो आइए हम लोग सबसे पहले संघ सूची या यूनियन लिस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो संघ सूची या यूनियन लिस्ट से आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि मूल जो संविधान था दोस्तों, अपना मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें संघ सूची के कुल विषय थे दोस्तों 97 और वर्तमान समय में दोस्तों इसमें 3 की बढ़ोतरी के साथ अब कुल विषय हो गए हैं 100। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में संघ सूची के कुल मामले थे 97 और वर्तमान समय में कुल मामले हो गए हैं संघ सूची या यूनियन लिस्ट के 100। फिर अगला पॉइंट यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 या 88वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों सेवा कर या टैक्स ऑन सर्विसेज ये भी विषय दोस्तों जोड़ा गया संघ सूची या यूनियन लिस्ट से। फिर इसके बाद आप लोग संघ सूची के जो मैटर या विषय हैं दोस्तों उसे आपको ध्यान में रखना है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पहला विषय आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संघ सूची का विषय है डिफेंस या सुरक्षा, दूसरा हो गया सिटीजनशिप या नागरिकता, तीसरा हो गया सेंसस या जनगणना, चौथा हो गया कम्युनिकेशन या संचार, फिर इसके बाद है बैंकिंग, फिर इसके बाद है इंश्योरेंस, फिर इसके बाद है दोस्तों रेलवे, और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट या आयात निर्यात जो सरकार के द्वारा किया जाता है वो दोस्तों केंद्र सरकार या यूनियन लिस्ट या संघ सूची का विषय है। फिर इसके बाद है शेयर मार्केट और इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा फॉरेन सब्जेक्ट या विदेशी जो विषय होते हैं वो सभी संघ सूची के विषय हैं। तो संघ सूची या यूनियन लिस्ट से आप लोग इतनी बात एकदम रट के रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो इसी में से आ जाएगा।
संघ सूची या यूनियन लिस्ट के बाद आप लोग देखिए राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। और राज्य सूची से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अपना जो मूल संविधान या जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें राज्य सूची के कुल विषय थे दोस्तों 66। फिर इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों राज्य सूची के विषय में से दोस्तों 5 विषय को काटकर जोड़ दिया गया समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इस प्रकार से दोस्तों राज्य सूची के कुल विषय हो गए 61। तो वर्तमान समय में दोस्तों राज्य सूची के कुल विषय हैं 61। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में राज्य सूची के कुल विषय थे 66। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को काटकर जोड़ दिया गया दोस्तों समवर्ती सूची में। और इस प्रकार से वर्तमान समय में जो अपनी राज्य सूची है उसके कुल विषय हैं 61। फिर इसके बाद आप लोग राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय या सब्जेक्ट ध्यान में रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसमें पहला सब्जेक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्य सूची से, तो वो है दोस्तों एग्रीकल्चर या कृषि। फिर दूसरा है इरिगेशन या सिंचाई। फिर उसके बाद है पुलिस। फिर उसके बाद है जेल। फिर उसके बाद है लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय सरकार और बाजार और मेले। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है दोस्तों राज्य सूची का, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। राज्य सूची के बाद अब आप लोग देखिए कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची से पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अपना मूल संविधान था उसमें दोस्तों समवर्ती सूची के कुल विषय थे 47। फिर इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों राज्य सूची से 5 मामलों को काटकर जोड़ दिया गया किसमें, तो वो जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में। और इस प्रकार से वर्तमान समय में जो समवर्ती सूची है उसके कुल विषय हो गए हैं 52। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में समवर्ती सूची के कुल विषय थे 47। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय को काटकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जिसके साथ समवर्ती सूची के कुल विषय हो गए दोस्तों 52। तो ये 5 विषय दोस्तों आप लोग एकदम रट के रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि वे 5 विषय कौन थे जिन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से काटकर किसमें जोड़ दिया गया, तो वो जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में। तो ये 5 विषय थे दोस्तों शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्याय व्यवस्था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय या सब्जेक्ट हैं दोस्तों जिसे आपको और ध्यान में रखना है। तो इसमें पहला हो गया दोस्तों एजुकेशन या शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है। फिर फॉरेस्ट या जंगल। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, मतलब जंगली जानवरों एवं पक्षियों का संरक्षण। ये भी दोस्तों किसका विषय है, तो ये है समवर्ती सूची का। फिर इसके बाद है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, या इसे दोस्तों हिंदी में कहा जाता है निवारक निरोध कानून। तो निवारक निरोध कानून या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ये है समवर्ती सूची का विषय। फिर इसके बाद है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, या इसे हिंदी में आप लोग ध्यान में रखिएगा आपराधिक कानून और प्रक्रिया, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। फिर इसके बाद है मैरिज या शादी और डाइवोर्स या तलाक, ये सभी दोस्तों समवर्ती सूची के विषय हैं। फिर दो और आप लोग ध्यान में रखिएगा पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, मतलब जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और लास्ट है मेजरमेंट या मापतौल। तो ये सभी दोस्तों समवर्ती सूची के विषय हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से।
सेंटर और स्टेट के विधायी संबंध के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन होते हैं उसको, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या प्रशासनिक संबंध से आपको पहला पॉइंट यह ध्यान में रखना है कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 में और अनुच्छेद या आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। फिर इसके बाद दोस्तों जो सेंटर और स्टेट या केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसे दोस्तों 2 पॉइंट से आप लोग समझिएगा। जैसे पहला मान लो पॉइंट हो गया ए कि जनरल कंडीशन या सामान्य समय में दोस्तों आर्टिकल 365 के अनुसार जो अपना सेंटर होता है या जो केंद्र होता है वो डायरेक्शन देगा दोस्तों, निर्देश देगा राज्य को और उसे मानना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रमुख विषय हैं दोस्तों जिसको ऊपर केंद्र डायरेक्शन देता है स्टेट को और स्टेट को उसे मानना ही पड़ेगा। तो ये कौन से विषय हैं? तो पहला हो गया दोस्तों डिफेंस या सुरक्षा, दूसरा हो गया रेलवे, तीसरा हो गया एसटीएस शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति और हिंदी लैंग्वेज या हिंदी भाषा। तो ये 4 विषय हैं दोस्तों जिसके ऊपर केंद्र सरकार स्टेट को निर्देश देती है और जो अपना राज्य सरकार है उसे केंद्र के निर्देश को मानना ही पड़ेगा। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल या अनुच्छेद 365 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक संबंध है उसका दूसरी कंडीशन यह है कि यदि इमरजेंसी का कंडीशन है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल हो, तो उस केस में दोस्तों राज्य की जितनी एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी और लेजिस्लेटिव या विधायी शक्तियां हैं दोस्तों वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा यूज या प्रयोग की जाएंगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला रिलेशन दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में आप लोग ध्यान में रखिएगा फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध। और वित्तीय संबंध में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसे दिया गया है संविधान के भाग 12 में और आर्टिकल या अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक। फिर इसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार के जो मुख्य रेवेन्यू सोर्स या जो मुख्य राजस्व के सोर्स हैं उसे आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से ऐसे स्रोत या सोर्स हैं जो कि केंद्र सरकार के रेवेन्यू या राजस्व के मुख्य सोर्स हैं। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कारपोरेट टैक्स या इसी को बोलते हैं दोस्तों निगम कर, निगम कर। फिर दूसरा हो गया एजुकेशन पे जो टैक्स लगता है वो दोस्तों केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद रेलवे से जो कमाई होती है वो, फिर बैंकिंग से, फिर इंश्योरेंस से, फिर पोस्टल सर्विस से, फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी जो लगती है दोस्तों, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगती है वो भी केंद्र सरकार के पास है। फिर इनकम टैक्स, फिर शेयर मार्केट से जो कमाई होती है, फिर आकाशवाणी और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या आयात और निर्यात से जो कमाई होती है ये सभी दोस्तों किसके पास है? तो वो है केंद्र सरकार के पास। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसे दोस्तों एक बार फिर आप लोग देखिए कि जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो क्या क्या है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इन नामों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मेन रेवेन्यू सोर्स या मुख्य राजस्व के जो सोर्स हैं या स्रोत हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, फिर उसके बाद है एजुकेशन टैक्स, फिर है रेलवे, फिर है बैंकिंग, फिर है इंश्योरेंस, फिर है पोस्टल सर्विस, फिर है कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर है इनकम टैक्स, फिर है शेयर मार्केट, फिर है आकाशवाणी, फिर है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट या आयात और निर्यात। फिर इसके बाद दोस्तों जो राज्य सरकार के या जो स्टेट गवर्नमेंट के मुख्य रेवेन्यू सोर्स हैं या मुख्य राजस्व के सोर्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा जैसे इरिगेशन चार्ज हो गया, मतलब जो सिंचाई का मतलब चार्ज होता है वो, फिर एग्रीकल्चर से मिलने वाला जो
कर या लाभ होता है वो भी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। फिर जैसे सेल टैक्स, अब तो ये खैर बंद हो गया, तो सेल टैक्स या किसको क्या बोलते हैं, व्यापार कर। फिर उसके बाद हो गया ट्रेड टैक्स, फिर कमर्शियल टैक्स। ये सभी टैक्स दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर हाउस पर टैक्स हो गया दोस्तों, इंटरटेनमेंट पर टैक्स या इसको बोलते हैं मनोरंजन कर, ये भी दोस्तों केंद्र सरकार के पास है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एंटरटेनमेंट टैक्स ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी टैक्स और टैक्स ऑन एनिमल एंड बर्ड्स। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख सोर्स हैं रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।